बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमको इथेनॉल दे सकते हैं। ये जो वर्ल्ड में लोग आज रेट बढ़ा रहे हैं उनको ध्यान में आएगा कि इनके अल्टरनेटिव तैयार होंगे तो वो भी ज़मीन पर चलेंगे, पर जब उनको लगेगा कि अपनी मोनोपोली है तो ऐसी रेट बढ़ाते रहेंगे और हमारे लिए समस्या पैदा करते रहेंगे। तो हमारी नीति यही है कि हम इलेक्ट्रिक पर भी काम कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी के व्हीकल भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक हाईवे भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक भी ला रहे हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अभी मैंने कल एक देखा, वो तो इतना अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जैसे पराग में था, यूगोस्लाविया में, और स्कोडा के फैक्ट्री में था, और हम लोग अभी इलेक्ट्रिक हाईवे, केबल हाईवे बना रहे हैं क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की कीमत भी ज़्यादा है। वैसे ये खुशी की बात है कि हम लिथियम आयन बैटरी जो केमिस्ट्री है इसमें सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, इसमें भी अच्छा रिजल्ट हो रहा है। और इंडियन ऑयल की फरीदाबाद की जो लेबॉर्ट्री है, राम कुमार अभी वहाँ से रिटायर्ड हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी को भी संशोधन किया। पाश्चात्य देशों में, यूरोपियन देशों में एक बार फ्राई करने के बाद ऑयल बाजू में डाल देते हैं और हम उसी में नया ऑयल डाल के वही बार बार फ्राई करते हैं। उसकी अवेलेबिलिटी उतने प्रमाण पर नहीं है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका जो सोर्स है वो इंडोनेशिया और मलेशिया मैक्सिमम वहाँ होता है, उस पर डिपेंड। हमारी जो स्पीड है अभी 10 किलोमीटर है। मैं चतुर्वेदी जी ये 10 किलोमीटर की स्पीड को 100 किलोमीटर की स्पीड से इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप एक्सेलेरेट करिए, ताकत बढ़ाइए। मैं पराग में था, यूगोस्लाविया में, और स्कोडा के फैक्ट्री में था, और हम लोग अभी इलेक्ट्रिक हाईवे, केबल हाईवे बना रहे हैं क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की कीमत भी ज़्यादा है। वैसे ये खुशी की बात है कि हम लिथियम आयन बैटरी जो केमिस्ट्री है इसमें सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, इसमें भी अच्छा रिजल्ट हो रहा है। और इंडियन ऑयल की फरीदाबाद की जो लेबॉर्ट्री है, राम कुमार अभी वहाँ से रिटायर्ड हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी को भी संशोधन किया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा और ये आने वाले समय में इलेक्ट्रिक केबल हाईवे बनाने से हम लोग बड़े प्रमाण पर हमारे ट्रांसपोर्ट को, ट्रक और बसेस को इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमारे 25 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट होगा तो अगर वो कम करना है तो हमको कम से कम 10 लाख करोड़ की अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की इकोनॉमी बनानी होगी। अब मुश्किल से हम 1.5 लाख करोड़ तक भी नहीं है, तो और 10 गुना बढ़ने में इस इंडस्ट्री में जान है। और अभी फ्लेक्स इंजन के कारण इथेनॉल का भी हो रहा है। इस समय सरकारी लेवल पर मैं हर समय यही कोशिश करता हूँ कि अभी आप रिस्ट्रिक्ट मत करो, आप लाइसेंस राज इसमें मत लगाओ, जो आएगा उसको अनुमति दो, जो बना रहा है उसको अनुमति दो, और आप एक लाइन डिक्लेयर कर दो कि हम परचेस करेंगे। एक बात होती है कि ये जो इथेनॉल तैयार होता है, कुछ क्षेत्र में उन राज्यों में इथेनॉल ज़्यादा है, कुछ जगह नहीं है। बीच में प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने भी ये सुझाव दिया था कि हम लोग डायरेक्ट रिफाइनरी में जो पेट्रोल डीजल जहाँ बनाते हैं वही हम लोग डालकर इथेनॉल कुछ प्रमाण में वहाँ से भी भेज दें। तो ये कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में, इथेनॉल बड़े प्रमाण पर परचेस करने के बारे में लगातार 20% के बाद आगे निकलना होगा। और ये इसके लिए लिबरल पॉलिसी बनाकर जो भी आते हैं उनको जहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी उनको मिलती है वो करेंगे। कोई पोटैटो से करेंगे, कोई और कोई चीज़ से कचरे से करेंगे, और इसलिए अनेक अल्टरनेटिव पे काम करेंगे। जो प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनता है या परली से अभी इथेनॉल बन रहा है, या ये बिटुमिन भी बनाने की बात है, रबराइज बिटुमिन बनाने की बात है, हम सब इसमें पूरी ताकत लगा के भी कितना भी कोशिश करेंगे तो भी हमारा इंपोर्ट कम होना बहुत कम होता है। और इसलिए आने वाले समय में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल इस इकोनॉमी को मल्टीप्लाई करना होगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। विशेष रूप से मैं बायोडीजल के में काम करने वाले मित्रों को ये सलाह दूंगा कि क्या नॉन एडिबल ऑयल सीड में रिसर्च करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर क्या ऐसे कोई सीड हम तैयार कर सकते हैं क्या हमारे क्लाइमेट में, कि जिसके कारण हम लोग बायोडीजल की रॉ मटेरियल कॉस्ट को कम करेंगे, इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी, प्रदूषण कम होगा और इंपोर्ट भी कम होगा। और ये बात जो है इसमें काफ़ी बड़ी ताकत है। अब तो परिस्थिति ऐसी है कि हमको पाम ऑयल भी इंपोर्ट करना पड़ता है, सनफ्लावर ऑयल भी इंपोर्ट करना पड़ता है, सोयाबीन भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए तेल बिया मिशन, एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल, ये केवल एग्रीकल्चर का विषय नहीं है। आपको लगे तो इसमें जो बनाएगा उसी को हम लोग केवल इंसेंटिव दें। अगर वो 1 लाख लीटर बायोडीजल बनाता है तो हम उसके ऊपर अगर जीएसटी लेते हैं तो उसको हम लोग जितना मिनिमम करें उतना इंसेंटिव उसको इंसेंटिव के रूप में दें। तो इसके कारण हम बाकी इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल की जो कॉस्ट है उसको भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ओवरऑल अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के पास है, और पेट्रोलियम और ये मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट हमारे पास है, कमर्शियली कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उधर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। तो स्वाभाविक रूप से पॉलिसी को तय करने में अनेक प्रकार की समस्या होती है। मैं विशेष रूप से जो पेट्रोलियम कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इंडियन ऑयल से अधिकारी, उनको एक अनुरोध करूंगा। वैद्य साहब को भी मैंने कहा था कि पहली बात तो ऐसी है कि आप तुरंत विशेष रूप से इथेनॉल के पंप, एग्जिस्टिंग पंप पर शुरू कराइए। वो पंप शुरू होने से फ्लेक्स इंजन के व्हीकल को चालना मिलेगी, और वो 60 रुपये लीटर इथेनॉल है और हमारा पेट्रोल 120 रुपये लीटर है। तो नेचुरली लोग लेंगे और बड़े प्रमाण पर ये नेटवर्क खड़ा होगा, जिससे हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा। और दूसरी ओर मैं आपको और एक बात महत्वपूर्ण कहूँगा कि ये जो बायोडीजल है, इसके बारे में पॉलिसी में कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बात सच है कि हिंदुस्तान में लगातार हमारी फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाने वाली है। हम कितने भी अल्टरनेटिव में जाएंगे तो भी फॉसिल फ्यूल बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये समुंदर है, और इसलिए आने वाले समय में जितने जितने अल्टरनेटिव हमको मिलते हैं उसको फुल हार्टेड सपोर्ट करना, इनकरेज करना, विदाउट एनी मन में कि भाई ये आगे कैसा होगा। ये तो होगा कि जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, हम हमारे देश में ही हम अल्टरनेटिव करेंगे ये बायोफ्यूल का और अल्टरनेटिव फ्यूल का, तो निश्चित रूप से ये जो वर्ल्ड में लोग आज रेट बढ़ा रहे हैं उनको ध्यान में आएगा कि इनके अल्टरनेटिव तैयार होंगे तो वो भी ज़मीन पर चलेंगे। पर जब उनको लगेगा कि अपनी मोनोपोली है तो ऐसी रेट बढ़ाते रहेंगे और हमारे लिए समस्या पैदा करते रहेंगे। तो हमारी नीति यही है कि हम इलेक्ट्रिक पर भी काम कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी के व्हीकल भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक हाईवे भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक भी ला रहे हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अभी मैंने कल एक देखा, वो तो इतना अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जैसे वो हमारी अमेरिका में जो हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी थी वैसी टेक्नोलॉजी उन्होंने तैयार की है, पर 1 घंटे में 600 किलोमीटर जा सकती है। तो नेचुरली उसके कारण बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। तो अब रोप वे, केबल कार, फैनिकुलर रेलवे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रॉली बस, इलेक्ट्रिक बस और लिथियम आयन बैटरी, अल्टरनेटिव बैटरीज, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। बीच में मेरे पास लोग आए थे ट्रैक्टर कंपनी के, और वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग यूरो 6 के लिए हम अगर आग्रह करेंगे तो रिसर्च के लिए बहुत खर्चा लग रहा है, हमारी ये अड़चन है, वो अड़चन है। मैंने कहा छोड़ दो, आप मुझे ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पर और अल्टरनेटिव फ्यूल पर, इथेनॉल पर आप बनाइए। डीजल की तुलना में इथेनॉल सस्ता है और आपको डीजल इंजन के बजाय पेट्रोल इंजन बनाना है, कॉस्ट भी सेम है। तो आप वो फ्लेक्स इंजन पेट्रोल का बनाकर अगर ट्रैक्टर बनाएंगे तो चलो मैं ये बात को रोक देता हूँ, आप इसको लॉन्च करिए, आप प्रपोजल लेकर आइए। मैं यूरो 6 में इस नॉर्म्स के बारे में आपको आग्रह नहीं करता, ताकि हमारे देश में किसान जो आज डीजल यूज़ कर रहा है उसमें से उसकी कीमत 120 रुपये है, फिर वो सीएनजी यूज़ करता है तो उसकी 1 लाख रुपये साल की बचत है, और इथेनॉल बचाएगा तो भी 1.25 लाख 1.5 लाख के, और प्रदूषण भी कम होगा, और इथेनॉल किसानों का ईंधन है। तो मैंने उनको कहा कि आप ट्रैक्टर बनाओ, मैं यूरो 6 में डीजल के नॉर्म्स जाने के लिए मैं आपको आग्रह नहीं करता, पर आप इलेक्ट्रिक और अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल के अल्टरनेटिव को लेके आइए ताकि इथेनॉल की खपत बढ़े। मैंने वहाँ के नुमालीगढ़ के जो एमडी मेरे पास आए थे उनको मैंने सुझाव दिया कि आप बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल पाइपलाइन से सप्लाई करते हो तो क्यों नहीं बाम्बू से बनाया हुआ इथेनॉल 20% ऐड करके भेज दो, उनका भी 5-6 रुपये लीटर में बचत होगी, प्रदूषण भी कम होगा, और नॉर्थ ईस्ट में जितना बाम्बू आएगा वो काटना, वो लाना, पहुँचाना, इथेनॉल तैयार करना, इससे किसानों को भी 2 पैसे मिलेंगे, तो रोजगार भी निर्माण होगा ग्रामीण भारत में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल ये दोनों के ऊपर एक वास्ट पोटेंशियल है। एक तरफ 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट 2-3 साल के बाद एक तरफ है, और दूसरी ओर हमारी इकोनॉमी मुश्किल से 1.5-2 लाख करोड़ की है। तो ये गैप बहुत बड़ी है, 10 गुना भी हम बढ़ा सकते तो भी हो सकती है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि पहले तो बायोडीजल लेने के बारे में भी ऑयल कंपनियों में काफ़ी बातें करनी पड़ती थी, रिजर्वेशन रहता था, पर अब ये भी विन विन सिचुएशन है कि जैसे आपको 6,500 करोड़ का ऑर्डर मिला तो आप बहुत खुश हुए। तो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि ये ऑयल कंपनी इस बायोडीजल को डाल करके इनकी इकोनॉमिक्स क्या है, इनका कितना पैसा बचा, तो शायद वो बताएंगे नहीं, पर इसमें उनका भी बहुत बड़ा फायदा, और अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री को फायदा मिलता है स्वदेशी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रदूषण भी कम होगा। केवल मेरा जो है आग्रह है कि इसको स्केल और बढ़ाना चाहिए।
हमें जो मलेशिया और इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल को रेसिड्यू को कम पैसे में कैसे मिले, इसके लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी इंपोर्ट है और इसके रेट कब बढ़ेंगे ये भरोसा नहीं है। आने वाले समय में हमने विशेष रूप से अंडमान निकोबार के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में पाम ऑयल के बारे में लगाने के लिए कोशिश की थी। हमारे देश में कुछ जगह ऐसा क्लाइमेट है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जैसे एक ऑयल सीड मिशन, वैसा एक नॉन एडिबल ऑयल सीड मिशन, ऐसे 2 मिशन को हमको तैयार करने के बारे में मैंने एग्रीकल्चर मंत्री जी को सुझाव दिया और मांग भी की है। और एक तरफ गुजरात जैसे राज्यों में मूंगफली जैसे बहुत होती है, तो हम इसके बारे में कोई अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तो किसानों का भी फायदा होगा। और इसका जो सोयाबीन का और मूंगफली का ये जो वेस्ट मिलता है, इसके कारण ये इसमें प्रोटीन्स ज़्यादा है, तो हमारे जानवरों के लिए, मिल्क के लिए भी वो बहुत उपयोगी है। एक तरफ कॉर्न से उसके इससे जो एनिमल फूड, फिश फूड और एनिमल फूड, ये भी हमारे देश की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। विशेष रूप से मिल्क इकोनॉमी और फिशिंग इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है। अभी हम लोग सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर में प्रॉन्स तैयार करने की बात कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर उसका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। किसानों को फ़ायदा, 1 एकड़ में 30 लाख रुपए तक फ़ायदा हो सकता है। और उसके लिए हमको निश्चित रूप से फीड स्टॉक उसके लिए चाहिए, और वो नेचुरली तैयार करने के लिए भी सब पॉलिसी को इंटीग्रेट करेंगे तो फ़ायदा होगा। अभी इंडियन ऑयल ने एक नई टेक्नोलॉजी को तैयार किया है कि उन्होंने हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में उनका कल्चर ऐड करने से जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसको 4 गुना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उपयोगिता उसकी इतनी ये स्ट्रेंथ बढ़ती है, NP की वैल्यू बढ़ती है। तो नेचुरली हम हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। आने वाले समय में जो इथेनॉल की फैक्ट्रीज है, इसमें जो स्पेंट वॉश निकलता है उससे पोटैश शुरू होने की शुरुआत हुई है बड़े प्रमाण पर। अब हम पोटैश इंपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब इसी प्रकार से इथेनॉल बढ़ेगा तो हमारे देश को पोटैश इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम पोटैश में आत्मनिर्भर बनेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमको इथेनॉल दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ स्काई इज़ द लिमिट, और आज सब बात इस बात को महत्व को समझे है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये विशेष रूप से खुशी की बात है, क्योंकि यही बातें मैं 2004 से कहता था, तब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग था, तो लोग उसको सपोर्ट करने के लिए हिचकिचाते थे और बोलते थे कैसे होगा। पर अब परिस्थितियाँ बदल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और तेज़ी से, गति से हमारी जो स्पीड है अभी 10 किलोमीटर है, मैं चतुर्वेदी जी ये 10 किलोमीटर की स्पीड को 100 किलोमीटर की स्पीड से इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप एक्सेलेरेट करिए, ताकत बढ़ाइए। इसमें देश का कल्याण है, देश प्रदूषण मुक्त होगा, और सबसे बड़ी बात होगी कि आप गांव के में जवान लोगों के लिए नए रोजगार निर्माण करेंगे, देश के इंपोर्ट को बचाएंगे, देश को प्रदूषण से मुक्ति देंगे।